और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल संसद से पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। दोनों सदनों से बिल का पास होना महत्वपूर्ण क्षण, पीएम ने यह कहा है। साथ ही कहा कि इससे हाशिए पर रह रहे लोगों को मदद मिलेगी। दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता की कमी का पर्याय थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया गया। नए कानून से पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों के हितों की रक्षा होगी और ये एक महत्वपूर्ण क्षण रहा जब राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया। आपको बता दें कि दोनों ही सदनों से ये जो विधेयक है वो पास हो गया है और जल्द ही अब ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के पास जाने के बाद, और इसको लेकर पीएम ने ये बयान दिया है। और शुरुआत से ही बीजेपी कहती आ रही है कि जो निम्न वर्ग के मुसलमान हैं उन्हें इससे फायदा होगा, मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा, कमजोर मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। इसी बात को प्रधानमंत्री ने बताया और कहा कि दोनों ही सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से इस बिल का पास होना एक ऐतिहासिक क्षण है और जो अब तक इसके वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता का अभाव था वो दूर होगा, जवाबदेही की कमी थी वो अब दूर होगी। ये पोस्ट पीएम मोदी का। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। सामाजिक आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के प्रयास में ये एक महत्वपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री ने किन बातों का जिक्र किया है हम आपको बता रहे हैं। जो लंबे समय से हाशिए पर हैं, इससे विशेष रूप से उन्हें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। इन लोगों की आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है इन लोगों को, और संसदीय और समिति की चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिन्होंने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। म्यांमार के सीनियर जनरल से पीएम मोदी की मुलाकात जारी है। बता दें आपको कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है। नेपाल के पीएम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बैठकें, मुलाकातें इस दौरे के दौरान होनी है। तो ये पहली बार होगा जब मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री की मुलाकात संभव है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, और इस बीच म्यांमार के सीनियर जनरल से पीएम मोदी की मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये थाईलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर। बैंकॉक से हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री की मुलाकातें कई महत्वपूर्ण यहां पर संभव मानी जा रही है। अपडेट दें अभी का। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सीनियर जनरल के बीच द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त बैंकॉक में चल रही है। और ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से म्यांमार में भूकंप आया है उसके बाद से वहां पर भारत ने तुरंत मदद मुहैया कराई, एनडीआरएफ की टीम भेजी, सेना के हॉस्पिटल को वहां पर बनाया है अस्थायी तौर पर, और राहत सामग्री बड़ी संख्या में भारत ने म्यांमार को भेजा है। और अभी भी लगातार राहत बचाव कार्य भारत की तरफ से म्यांमार में चलाया जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जो दोनों देशों के हित से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के सीनियर जनरल के बीच ये बातचीत जारी है और अब से थोड़ी देर में इस मुलाकात पर एक आधिकारिक बयान भी सामने आएगा। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच संभावित मुलाकात। ये बताया जा रहा है कि भारत के समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच ये मुलाकात हो सकती है। और जब ये मुलाकात होगी तो ये अपने आप में पहली मुलाकात होगी 5 अगस्त 2024 के बाद, जब शेख हसीना का ढाका में तख्ता पलट हुआ था और भारत लगातार ढाका में बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा अलग अलग मंच से उठाता रहा है। हालांकि यह मुलाकात काफी शिष्टाचार मुलाकात मानी जाएगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, ये द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 7 जो इसके सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के, उनके लीडर्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से हर कोई मिलना चाहता है और यहाँ पर बहुत छोटी मुलाकात बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के साथ संभावित बताई जा रही है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। ये साइडलाइन में एक कॉल ऑन हो सकता है, एक शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल, ये एक कर्टसी मीट हो सकती है, लेकिन जिस तरह से महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर जारी है, खासकर बिम्स्टेक की बात करें विशाल, तो लगातार भारत की जो अग्रणी भूमिका देखने को मिलती है, उसी भूमिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है तमाम मुलाकातों का दौर।
बिल्कुल जिया, आपने सही कहा, क्योंकि बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश, ये 7 सदस्य देश हैं और इनके सभी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बांग्लादेश के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन भारत के समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात में देखना यही होगा कि क्या कुछ बातचीत होती है या सिर्फ फोटो ऑप होगा, क्योंकि इस पर अभी और ज़्यादा इंतजार करना होगा। लेकिन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी, तमाम नेता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिनमें जो बिम्स्टेक से जुड़े मुद्दे हैं उन पर तो बातचीत होगी ही होगी, लेकिन जब अलग अलग नेताओं की मुलाकात होगी तो उन पर भी यहाँ डिस्कशन होगा और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री की एक संभावित मुलाकात बताई जा रही है। जी ठीक विशाल, आप नजर बना के रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की, जो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। करीब 13 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में वोटिंग हुई और वक्फ अमेंडमेंट बिल हाउस से पास हो गया। 13 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद राज्यसभा में रात के 2:33 पर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में 223 सांसदों ने वोटिंग की। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, वहीं 95 सांसदों ने बिल के विपक्ष में वोट किया। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग से पहले सदन में विपक्षी सांसदों की तरफ से लाए गए संशोधनों पर वोटिंग हुई। विपक्षी सांसदों के सभी संशोधन प्रस्ताव राज्यसभा में खारिज हो गए। वोटिंग से पहले राज्यसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से एक भी मुसलमान का नुकसान नहीं होगा। भविष्य में इससे किसी एक मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है। बीजेडी के सस्मित पात्रा ने तिरुचि शिवा के संशोधन के खिलाफ वोट किया, यानी वो बिल के पक्ष में नजर आए। बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर करीब 13.5 घंटे चर्चा चली। राज्यसभा में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल क्यों जरूरी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है। राज्यसभा में जब वक्फ बिल पेश हुआ तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ये बताते हुए नजर आए कि आखिर बिल क्यों जरूरी है। आप इतना हमको डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को दोयम दर्जे का आदमी बना दिया। पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बोर्ड की तुलना पुरानी फिल्मों के गुंडों से की। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया है। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि ये बिल संविधान विरोधी है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, ये बिल वो अधिकार छीन रहा है। यह कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। यह बिल 100% हमारे संविधान के अनुच्छेद 26, 25 और 26 और विशेष रूप से 26 का उल्लंघन करता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार सबकी जमीन लेकर अपने दोस्तों को दे देगी। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार बहुमत के नाम पर मनमानी कर रही है। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं। इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने कहा कि वक्फ बिल से किसी का भला नहीं होगा। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत करने का आरोप भी लगाया।
वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार को उदार रवैया अपनाना चाहिए। उदार बने रहिए। स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि बिल से किसी का भला नहीं होगा। दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते थे। आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वन नेशन वन लॉ की बात करने वाली सरकार दान को लेकर हिंदू मुसलमान कैसे कर सकती है। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्त दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेताओं का शायराना अंदाज दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधा तो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के शायराना अंदाज ने सबको रिझाया। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में गर्मागर्म चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शायराना अंदाज दिखा। खड़गे ने शायराना अंदाज में कहा कि आग लगाकर बहारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राज्यसभा में शायराना अंदाज में अपनी बात कही। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली, खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन बिल का विरोध थम नहीं रहा। कई मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ कोर्ट जाने और देश भर में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी सरकार के जाने के बाद इस वक्फ बिल को रद्द कर देंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक युवा महासंघ के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। ममता ने कहा कि सरकार का एजेंडा फूट डालो और राज करो वाला है। One day they will go away and the other government will come and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. मुस्लिम धर्म गुरु कलबे जव्वाद ने कहा कि वक्फ बिल पर गद्दारी करने वाले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। नीतीश जी ने और नायडू जी ने गद्दारी नहीं की, यही जुम्मे थे मेरे, गद्दारी नहीं की तो ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। ऐसी सजा उनको मिलेगी इलेक्शन में कि आइंदा गद्दारी करना भूल जाएंगे वो। जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं आज जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, क्योंकि कल जो वक्फ बिल है वो पास हो चुका है। यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर लखीमपुर में प्रशासन सतर्क है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध की आड़ में उपद्रवी कोई गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए चौकसी बरती जा रही है। पुलिस की टीम ने शहर में मार्च किया, अधिकारियों ने इंतजाम की समीक्षा की, एसी ने सभी थानों को अलर्ट किया है। फिरोजाबाद में भी पुलिस के जवान सड़क पर उतरे। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस की मुस्तैदी की ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। यहाँ पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस के जवानों ने बाइक पर सवार होकर शहर में मार्च किया। यहाँ संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ में भी यूपी पुलिस के जवान सड़क पर उतरे। अधिकारियों के नेतृत्व में जवानों ने फ्लैग मार्च किया। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पुलिस सभी पक्षों से संवाद स्थापित किए हुए है और सभी से लगातार वार्ता की जा रही है। लोगों में अमन चैन कायम करने के लिए और शांति व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए पुलिस सभी तरह के उपाय कर रही है।
वक्फ संशोधन बिल के समर्थन को लेकर जनता दल यूनाइटेड में बगावत हो गई है। बिहार बिल के समर्थन में नाराज जेडीयू के सीनियर मुस्लिम नेता कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कासिम अंसारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी के रुख से नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कासिम अंसारी को फूलों की माला पहनाई। कासिम ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। ये मुलामत दिखा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के इस वक्फ बिल से काफी फायदा होगा। ये घोर निंदनीय है और हम इसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वक्फ बिल पर पार्टी के रुख से जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी भी नाराज हैं। नाराज गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि जल्द ही वो बड़ा फैसला करेंगे। अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़बीले एहतराम का एक मीटिंग बहुत जल्द होगी। इस बीच जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव और जमुई जेडीयू के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सारा बात सामने आने के बाद दिल टूटा है हम मुसलमानों का, इसलिए मैं तहे दिल से अपने जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को अलविदा कहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज पीएम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ही थाईलैंड से श्रीलंका भी जाएंगे। बैठक में शामिल नेता बैंकॉक विजन 2030 पर चर्चा करेंगे। सातों ही देशों के लीडर्स आज एक साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में जो बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है, खासतौर पर जो इकोनॉमी है उसको लेकर या ट्रांसपोर्ट को लेकर या कनेक्टिविटी को लेकर और सुरक्षा को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर इन देशों के नेता आपस में बातचीत करेंगे। बिम्स्टेक देशों के नेताओं के डिनर में पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस के साथ दिखे। आज दोनों ही नेताओं की मुलाकात भी हो सकती है। पीएम मोदी आज थाईलैंड के राजा और रानी से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ वाट फोर का दौरा करेंगे। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। यात्रा के पहले दिन भारत और थाईलैंड के बीच अक्षय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का समझौता हुआ। पीएम मोदी आज थाईलैंड का दौरा खत्म कर श्रीलंका रवाना होंगे। शनिवार को पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायका के बीच वार्ता होगी। शाहजहांपुर के जलालाबाद में धार्मिक पुस्तक फाड़ने पर तनाव हो गया। नाराज लोग हंगामा करने लगे। हालात को काबू करने के लिए पुलिस मौके पर मुस्तैद है। गलियों में गश्त करते हथियारबंद पुलिस वाले, हंगामा करती भीड़। हालात को काबू करने की कोशिश में जुटे पुलिसकर्मी। तस्वीरें शाहजहांपुर के जलालाबाद की है। यहाँ चंद अराजक तत्वों ने धार्मिक पुस्तक फाड़ दी। अराजक तत्वों की इस करतूत के बाद जलालाबाद में हंगामा शुरू हो गया। नाराज लोग सड़क पर उतर आए। नारेबाजी शुरू हो गई। हालात की खबर मिलते ही अधिकारी एक्टिव हुए। हालात को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है। हथियार से लैस पुलिस वाले गलियों में गश्त करते दिखे। साथ ही पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। धार्मिक पुस्तक फाड़ने की घटना से नाराज कुछ लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। सरकार ने कानून का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, तो बीजेपी ने कहा करोड़ों हिंदू रामनवमी पर सड़कों पर जुलूस निकालेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा है। ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी आमने सामने है। बात अदालत तक जा पहुंची। बीएचपी और कुछ दूसरे हिंदू संगठनों ने कुछ इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकालने की प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हर बार पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि वो हर बार फॉल्स केस देना और गलत तरीके से हम लोगों को रोकने की चेष्टा की जाती है, जो कि ये असंवैधानिक है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस बार रामनवमी पर बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी। सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है उसका खिलाफ सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर जगह जगह जुलूस निकाला जाता है, लेकिन बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए ममता सरकार और टीएमसी सतर्क हो गई है। ममता बनर्जी ने भी शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
आईपीएल 2025 के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराया। सनराइजर्स को जीत के 201 रन का टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम 120 रनों पर ही ढेर हो गई। आईपीएल में रनों के लिहाज से सनराइजर्स हैदराबाद की ये सबसे बड़ी हार रही। पहले अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने हैदराबाद पर हल्ला बोला और फिर वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने। पहले 10 ओवर में रहाणे ने लंबे लंबे छक्के उड़ाए तो आखिरी 10 ओवर में अय्यर ने। रहाणे ने 38 रन की पारी में 4 छक्के लगाए। रघुवंशी ने अर्धशतक मारा तो अय्यर ने 29 गेंद पर 60 रन बना डाले। कमिंस के 1 ओवर में 20 रन भी ठोके। आखिर में रिंकू सिंह ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद के तीनों स्टार ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने शुरुआत में ही सरेंडर कर दिया। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद के 9 रन पर ही 3 विकेट गिर गए। हेड 4 रन, अभिषेक 2 रन और ईशान 2 रन पर ही ढेर हो गए। वैभव अरोड़ा ने हेड और ईशान को आउट किया तो हर्षित राणा ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। यहीं से हैदराबाद की हार तय हो गई। हैदराबाद की टीम 16.4 ओवर में 120 रन ही बना पाई। घातक गेंदबाजी के दम पर कोलकाता ने हैदराबाद को 80 रन से हराया और सीजन में जबरदस्त वापसी की। 4 मैच में कोलकाता की ये दूसरी जीत है, वहीं हैदराबाद की 4 मैच में तीसरी हार है। और अब बात मुंबई की, जहां के कुर्रा के फिनिक्स मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग फूड कोर्ट में लगी थी। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में कुर्ला के फिनिक्स मॉल में देर रात आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुरुवार रात के करीब 10 बजे फिनिक्स मॉल धुआं हो गया। अचानक मॉल की दूसरी मंजिल पर फूड कोर्ट में धुआं फैलने लगा और देखते ही देखते पूरा मॉल धुएं से भर गया। मॉल में आग की खबर से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में मॉल के अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग तब लगी जब मॉल बंद होने वाला था, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां वक्त पर पहुंची और पूरी आग पर काबू पाया गया है। और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन है उस पर आग लगने की वजह से पूरे मॉल में एक धुआं पूरा माहौल हुआ था, लेकिन सही वक्त पर पुलिस यहाँ पे पहुंची, दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पे पहुंची और पूरी जो माहौल है वो पूरा कंट्रोल कर दिया। मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। आग फूड कोर्ट के शॉप में लगी थी। फायर विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि आखिर आग कैसे लगी। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से पास हो गया है वक्फ संशोधन बिल और वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 95 वोट पड़े। और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद बिल को कल राज्यसभा में पेश किया गया था और बिल पर करीब 12 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष विपक्ष में बहस और दलीलों के दौर के बाद बीती देर रात वोट पड़े, जो 1.5 घंटे तक वोटिंग चली, जिसमें बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े। यानी सरकार लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास कराने में कामयाब हुई और बिल का विरोध कर रहा विपक्ष विफल रहा। वहीं पार्लियामेंट से वक्फ बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पीएम मोदी ने दोनों ही सदनों से बिल का पास होना महत्वपूर्ण क्षण इसे बताया है और कहा कि हाशिए पर रहे लोगों को इस कानून के बनने के बाद मदद मिलेगी। दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता की कमी का पर्याय थी। मुस्लिम महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया गया। नए कानून से पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों के हितों की रक्षा होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इन शब्दों के साथ ही बिल के दोनों ही सदनों से पास होने के बाद। तो वक्फ बिल संसद के दोनों ही सदनों से पास हो गया और इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे हाशिए पर रहे लोगों को मदद मिलेगी। ये पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। संसद के दोनों ही सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। सामाजिक, आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के प्रयास से महत्वपूर्ण क्षण पीएम ने बताया। जो लंबे समय से हाशिए पर हैं, इससे विशेष रूप से उन्हें मदद मिलेगी। इन लोगों के आवाज और अवसर दोनों से ही इन लोगों को वंचित रखा गया है। संसदीय और समिति की चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार। वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को बिल पर घेरा, बिल को खामियों से भरा बताया, मुसलमानों का हक छीनने वाला बताया। तो सरकार ने भी ये साफ करने में देर नहीं लगाई कि बिल
मुसलमानों के कल्याण के लिए है। इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का यानी दान का बिल है, ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के हकूक है उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ किए है। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की। सारे सब सेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और ज़मीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और ज़मीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहे। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। वहीं चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई, दलीलें दी गई। बिल पर सवाल उठाते हुए सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की तो बीजेपी की ओर से इतिहास के पन्ने पलटकर और वर्तमान का आईना दिखाकर जोरदार पलटवार किया गया। इशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूं इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।